हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधा सोमानी। आज हम एनसीईआरटी की बुक का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताया गया है कि जो आपने मेंडल के चैप्टर में पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में, कि जो कारक होते हैं उनके द्वारा माता पिता से गुण जो है संतान में जाते हैं। ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा। अब ये जो कारक है ये किसके बने होते हैं, ये चीज हम यहाँ देख रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो सजीवों के अंदर, प्रत्येक सजीवधारी के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, जिनके नाम डीएनए और आरएनए आप पढ़ के आए हैं 11th क्लास में। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और ये जो है प्रत्येक जीवधारी के अंदर आपका वंशागति का कार्य करते हैं। इन्हीं के द्वारा गुण एक से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन आरएनए अणु जो होता है सभी के अंदर वंशागति का कार्य नहीं करता है। कुछ विशिष्ट विषाणुओं के अंदर, जिनको हम रेट्रोवायरस कहते हैं, वहीं पर ये आपका वंशागति का कार्य करता है। और इसके अलावा ये अनुकूलक, संरचनात्मक और विशिष्ट परिस्थितियों में उत्प्रेरक अणु का कार्य भी करता है। और ये दोनों ही डीएनए और आरएनए जो है उनकी सूक्ष्मतम इकाई को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो आपका 3 बेसिक यूनिट का बना हुआ होता है, जिसको हम कहेंगे पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षारक। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए की, आरएनए की, और इसकी प्रतिकृति डीएनए की, और डीएनए से आरएनए बनने की घटना, अनुलेखन, प्रोटीन संश्लेषण, ये सारी आपको चैप्टर नंबर 6 में आनुवंशिक कूट, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला बिंदु है डीएनए की संरचना, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। अभी आपको बताया गया कि दोनों ही जो आपके ये है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, उनकी बेसिक यूनिट का नाम है न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड के 3 मूल घटक होते हैं। पहला है पेंटोज शर्करा, दूसरा फॉस्फेट समूह, तीसरा नाइट्रोजनी क्षारक। पेंटोज शर्करा जो होती है डीएनए में डीऑक्सी राइबोज प्रकार की होगी और आरएनए में राइबोज प्रकार की होगी। फॉस्फेट समूह कॉमन होता है, कोई विशिष्टता नहीं है, आरएनए डीएनए में एक जैसा ही होगा। नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें एक बेंजीन रिंग होती है और एक पेंटागोनल रिंग होती है। और पिरामिडिन्स जो होती है उसमें एक ही रिंग होती है और वो भी बेंजीन टाइप की रिंग होती है। प्यूरिन्स के फिर 2 प्रकार है, एडिनिन एंड गुआनिन। और पिरामिडिन्स के भी 2 प्रकार है, साइटोसिन और थाइमिन। ये चारों तो पाए जाते हैं डीएनए में, और आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, उसकी जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ पे बाकी के 3 नाइट्रोजनी क्षारक, एडिनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये कॉमन है, ये डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। लेकिन जो चौथा आपका नाइट्रोजनी क्षार है थाइमिन, वो होता है डीएनए में और ये आरएनए में अनुपस्थित होगा, उसकी जगह क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड है उससे प्रीवियस एक संरचना और बनती है, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा। ये इक्वेशन देखें आप इधर, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है आपको कि न्यूक्लियोसाइड और टाइड में क्या अंतर है। तो साइड में केवल बेटा 2 ही चीजें आपकी होगी, एक तो नाइट्रोजनी क्षारक होगा और एक पेंटोज शर्करा होगी। उन दोनों के जुड़ने से जो इकाई बनेगी वो कहलाएगी न्यूक्लियोसाइड। और उस न्यूक्लियोसाइड में यदि फॉस्फेट को और जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। इसी को इक्वेशन में इस तरह से दिखाया, फॉस्फेट प्लस पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक से मिलके बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो आपका है स्ट्रक्चर,
अब हम पढ़ रहे हैं डीएनए जो होता है वो आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। ये तो उसकी सूक्ष्मतम इकाई की बात हुई कि इसकी सूक्ष्मतम इकाई 3 घटकों से मिलके बनी है। उनका अरेंजमेंट इस तरह से रहता है, बीच में पेंटोज शर्करा रहेगी, एक साइड में फॉस्फेट समूह रहेगा और एक पर आपका नाइट्रोजनी क्षारक रहेगा। इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। आपके बुक के पेज नंबर 108 का हम डायग्राम ले रहे हैं, जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका उसको दिखा रहा है। आप इस डायग्राम को देखें बेटा, सॉरी पेज नंबर 107। इस पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी दिखती है, जिसके अंदर आप देखिए कि ये जो 5 कार्बन वाली दिखा रखी है ये है पेंटोज शर्करा। इस पेंटोज शर्करा के एक और फॉस्फेट समूह लगा हुआ है और एक तरफ आपका नाइट्रोजीनियस बेस ए लगा हुआ है, ए फॉर एडिनिन। तो ये जो है इसमें एक कंडीशन फिक्स होती है हमेशा, जो आपका रहता है ये नाइट्रोजनी क्षारक, ये पेंटोज शर्करा के फर्स्ट कार्बन पर ऐड होता है। ये आपको अंडरलाइन करना है। पहले नंबर के कार्बन पर कौन जुड़ता है? नाइट्रोजनी क्षारक। और तीसरे और पांचवें कार्बन पर जुड़ता है फॉस्फेट समूह। यानी एक ही शर्करा अणु के तीसरे कार्बन पर भी फॉस्फेट समूह है और पांचवें पर भी है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपका आ रहा है उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। जो शर्करा अणु है उसके तीसरे और पांचवें पर फॉस्फेट है और पहले पर आपका पहले कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षारक है। ये एक के बाद एक क्रम से जुड़ते जाते हैं, तो जो संरचना बनती है वो कहलाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस संरचना से जुड़ता है वो आपका शर्करा अणु के बीच में, चूंकि 2 फॉस्फेट समूह आ रहे हैं और वो दोनों साइड जोड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ये आप अंडरलाइन करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके छोटे प्रश्नों के हिसाब से, कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बंध द्वारा जुड़ता है? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड के द्वारा। शर्करा अणु के कौन से कार्बन पर आपका नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है? पहले कार्बन पर। और तीसरे और पांचवें पर हमेशा फॉस्फेट समूह जुड़ता है। ये इसका क्रम रहता है। और हमेशा ये जो डीएनए होता है उसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के समानांतर चलती है। इधर ये डायग्राम आप देखें जिसके अंदर पेज नंबर 108 पे द्विरज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए की, इसके अंदर 2 आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स दिखा रखी है जो आपस में जुड़ी हुई है। पहली एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस संरचना द्वारा जुड़ रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, ये आप देख रहे हैं डोटेड जो बंध दिखा रखे, इनको कहते हैं हाइड्रोजन बंध। ये किसके बीच बनता है? दोनों ही नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच में। और इनका जो जोड़ा बनता है वो फिक्स होता है। एडिनिन का हमेशा थाइमिन के साथ बनता है, थाइमिन का एडिनिन के साथ, गुआनिन का साइटोसिन के साथ, साइटोसिन का गुआनिन के साथ। मतलब इनके बेस पेयर या पार्टनर्स फिक्स होते हैं। कभी भी अगर एक चेन में एडिनिन आ रहा है तो दूसरी चेन में उसका पैरेलल कौन आएगा? थाइमिन आएगा। अगर गुआनिन आ रहा है तो साइटोसिन आएगा। इस तरीके से इनके बीच में जोड़ा बनता है। और ये जो जोड़ा बना है, इस जोड़े के अंदर एडिनिन थाइमिन के बीच जो हाइड्रोजन आबंध है उनकी संख्या कितनी है बेटा? 2। और ये जो आपका साइटोसिन और गुआनिन के बीच हाइड्रोजन आबंध है इनकी संख्या कितनी है? 3। तो ये आप नोट डाउन कर ले, 2 हाइड्रोजन आबंध है यहाँ पर और यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन आबंध। साइटोसिन गुआनिन के बीच 3 बन रहे हैं और एडिनिन थाइमिन के बीच 2 बन रहा है। फिर इसके बाद आपको ये बताया गया है कि ये जो दोनों आप ये डायग्राम जो हम देख रहे हैं 6.2 वाला, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्राम। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसके अंदर डीएनए के अलग अलग डायग्राम्स पूछे जाते हैं। नीचे जो आपको दिखा रखा है 6.3 वाला, आप देखें
ये वॉटसन क्रिक द्वारा प्रस्तावित मॉडल का डायग्राम है। अगर आपसे वॉटसन क्रिक का पूछा जाए तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपसे डीएनए का मॉलिक्यूलर डायग्राम पूछा जाए तो ये 6.2 का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जाम में। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसका जो मॉडल है ये आपका 1953 में वॉटसन और क्रिक द्वारा इसकी संरचना को समझाया गया है। ये जो वॉटसन क्रिक मॉडल है, आप देख रहे हैं कि द्विरज्जु की सीढ़ी नुमा सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा संरचना है, जिसकी जो रेलिंग बनी हुई होती है वो शर्करा फॉस्फेट की बनी होती है, और इसके जो स्टेयर्स है वो बने हुए होते हैं नाइट्रोजनी क्षारकों के। जो आप ऊपर डायग्राम में मॉलिक्यूलर डायग्राम में देख रहे हैं कि ऊपर जो चेन चल रही है उसके अंदर फॉस्फेट शर्करा ये जो है ये तो है आपके रेलिंग वाला काम कर रहा है सीढ़ी के अंदर, और ये बीच में जो लगे हुए हैं वो आपके स्टेयर्स का काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो खास बात है, डीएनए का जो ये मॉडल हम देख रहे हैं वॉटसन क्रिक वाला, इसको आप थोड़ा सा लेबल भी कर देवें। इसके अंदर आपको शर्करा फॉस्फेट का दिखाना है। इसके तीसरे और पांचवें कार्बन पर एक ही शर्करा अणु के इस तरह से इसको लेबल करना है। आपको रेलिंग की साइड में शर्करा अणु दिखाना है, फॉस्फेट समूह दिखाना है। एक शर्करा अणु के दोनों साइड में फॉस्फेट समूह रहेगा और बीच में आपके नाइट्रोजनी क्षारक रहेंगे जिनका जोड़ा फिक्स होता है। एडिनिन के साथ थाइमिन रहेगा और साइटोसिन के साथ गुआनिन रहेगा। यहाँ पे आपको वॉटसन क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग हम इसकी संरचना देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो होता है इसमें एक कुंडल की जो आपको लंबाई दी गई है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और दो लगातार जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी मध्य की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ आपकी बुक में ये सब दिया हुआ है। आपको वॉटसन क्रिक का जो मॉडल है उसको डिटेल में इस तरह से करना है अंडरलाइन, और इसमें आपके जो है डीएनए जो होता है उसकी जो ये दोनों आपके स्ट्रैंड है, जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक दूसरे के प्रति समानांतर चलती है। प्रति समानांतर का अर्थ है बेटा, इधर जैसे ये एक सूत्र है, ये 3 डैश से शुरू हो रहा है तो ये एंड होगा 5 डैश पे, और इसका पैरेलल जो दूसरा होगा वो 5 डैश से शुरू होगा और एंड होगा 3 डैश पे। ये 5 डैश 3 डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शर्करा अणु पर फॉस्फेट समूह की पोजीशन। आपका जो ये है, आप इसको मॉलिक्यूलर डायग्राम से देखें, प्रति समानांतर वाली जो बात है, इसमें आप देखिए पहले ऊपर वाली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, आप उसके शर्करा अणु को चेक करेंगे तो वो सारे आपके स्ट्रेट मतलब सीधे बने हुए हैं, और इसके नीचे वाली चेन में रिवर्स डायरेक्शन में बने हुए हैं। आप इसको नोटिस करिए तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 3 to 5 डैश, ऊपर वाले में पहला वाला फॉस्फेट समूह 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है और एंड हो रहा है 3 डैश पे, और नीचे वाले के केस में 3 डैश से शुरू हो रहा है फॉस्फेट समूह और एंड हो रहा है 5 डैश पे। इसको कहा जाता है एंटी पैरेलल या प्रति समानांतर। नेक्स्ट जो आपको बताया गया है डीएनए के बारे में, ये आपका मुख्य घटक होता है। जो भी गुणसूत्र और जीन्स बनते हैं वो डीएनए के बनते हैं, और इसी के द्वारा गुण एक से दूसरी पीढ़ी में ले जाए जाते हैं। तो आनुवंशिक सूचनाएं किस तरीके से आपकी जो है आगे पहुंचाई जाती है, इसको हम देखेंगे। ये एक रिएक्शन दी हुई है,
आपकी सेंट्रल डोग्मा। इस सेंट्रल डोग्मा के अंदर बताया गया है कि आनुवंशिक सूचना डीएनए से पहले आरएनए में जाएगी और फिर वो प्रोटीन का निर्माण करेगी। इस रिएक्शन को देखें, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये घटना कहलाएगी अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना कहलाएगा रूपांतरण और ट्रांसलेशन। इस पूरी अभिक्रिया को कहा जाता है आणविक जैविकी का केंद्रकीय सिद्धांत, और सेंट्रल डोग्मा भी इसको हम कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद करनी है। एक चीज प्रत्येक जीवधारी के अंदर, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, और एक डीएनए के अंदर कितना लंबा उसका बहुलक अणु होगा ये उसमें उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक युग्म की संख्या पर डिपेंड करता है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, आप देखिए बैक्टीरियोफेज जो आपका जीवाणु भोजी होता है 5x174, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स बताया है 5386। जीवाणु भोजी लेमडा जो होता है उसमें 48,502 क्षार युग्म होते हैं। एस्चेरिचिया कोली जो होता है 4.6 इंटू 10⁻6 क्षार युग्म होंगे। मानव के अगुणित डीएनए में 3.3 इंटू 10⁻9 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ये इसके बारे में हुआ। धन्यवाद।